तो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग कुछ डिफाइन टर्म को पढ़ रहे थे और आपको ये बताया गया था कि अब जो आपका इसमें पढ़ाई होगा वो बिल्कुल नेम से रिलेटेड होगा। तो जो लिगेंड का नाम है, जो चार्ज है, वो जब चार्ट आपको दिया गया था वो चार्ट को तो निश्चित रूप से पढ़ लेना है। शेष चार्ट आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। अभी 1 या 2 आपको डिफाइन टर्म है जिसको आपको समझना है। और कल आपने क्या पढ़ा था? मोनोडेंटेड लिगेंड। पहली बात तो जब भी लिगेंड आता है तो आपको ये पता है कि वह इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा और निश्चित रूप से उसके पास कम से कम एक पेयर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो होगा ही, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसके पास रहेगा ही। तो इस चीज़ को हम जान रहे थे। तो अभी जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट है ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड में क्या होगा कि मोनोडेंटेड लिगेंड जो है वो 2 सेंट्रल मेटल एटम जो आपका होता है, 2 सेंट्रल मेटल एटम को कनेक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके और ब्रिज फॉर्म करेगा। तो इसी को बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। और जिसमें इस प्रकार का लिगेंड रहेगा वो आपका जो कंपाउंड होगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा, वो कहलाएगा ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। तो ब्रिजिंग लिगेंड्स कहने का सेंस ये है कि इसमें मोनोडेंटेड लिगेंड होगा और मोनोडेंटेड लिगेंड क्या करेगा? कनेक्ट करेगा 2 सेंट्रल मेटल एटम को अथवा आयन को, कोऑर्डिनेट करके ब्रिज का कार्य करेगा। इसका मतलब है कि मोनोडेंटेड लिगेंड जो है वो कनेक्ट होकर के सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो किसका कार्य करेगा? ब्रिज का कार्य करेगा, सेतु का कार्य करेगा। और ऐसा जो ब्रिजिंग लिगेंड होगा, ये तो ब्रिजिंग लिगेंड हुआ, ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ब्रिज कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को और क्या नाम दिया जाता है और क्या कहा जाता है? तो पॉलीन्यूक्लियर या मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। और 1 या 2 दिन में जब आप इसके नियम को सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नाम को लिखने के लिए सीखेंगे, तो उसमें इस ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड कुछ रूल्स होगा। तो वहाँ पर आप ये समझ सकिएगा कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स क्या है। तो आइए थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये सेंट्रल मेटल एटम। तो 2 सेंट्रल मेटल एटम लिया। अब हम कोई अपने मन से मोनोडेंटेड लिगेंड लेते हैं और ये मोनोडेंटेड, मान लीजिए कि हमने मोनोडेंटेड लिगेंड लिया Cl क्लोराइड। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड क्या करेगा? अभी आपको हमने मोनोडेंटेड लिगेंड लिया और 2 सेंट्रल मेटल एटम लिया। ये मोनोडेंटेड लिगेंड क्या करेगा? सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट कर लिया, कोऑर्डिनेट। और ये जो ब्रिज फॉर्म करता है, ये जो ब्रिज फॉर्म करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। इसी का नाम है ब्रिजिंग लिगेंड। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को आप देखते रहिएगा। ये है ब्रिजिंग लिगेंड और इससे आपका पॉलीन्यूक्लियर या मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बनते रहेंगे। अब देखिए पाई एसिड लिगेंड, जहाँ एसिड का नाम आता है वहाँ समझ लीजिए कि वो एक्सेप्टर ही होगा और जहाँ पर बेस का नाम आता है समझ लीजिए वो डोनर होगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है, जो ग्रहण करता है, वो एसिड होता है अकॉर्डिंग टू लेविस।
और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वह बेस होता है अकॉर्डिंग टू लेविस। तो अगर नाम में एसिड लिगेंड है तो इसका मतलब है कि वह एक्सेप्टर ही होगा, तो आप दूसरे नाम में उसको पाई एक्सेप्टर कह सकते हैं। अब ऐसे लिगेंड का क्या खासियत, इसमें आप एक चीज़ ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि इस प्रकार का जो लिगेंड होगा पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड जो होगा उसकी क्या खासियत। सबसे पहली बात तो सिग्मा ऐसा जो लिगेंड होगा, सिग्मा आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। कोई भी सिंगल बॉन्ड है तो जितना सिंगल बॉन्ड होगा उतना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसमें सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है, उसके साथ साथ रिक्त पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी रहता है। ऐसा लिगेंड करता क्या है, इस प्रकार के लिगेंड का काम क्या है कि ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन से सिग्मा बॉन्ड तो बनाता ही है, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ ये एंटी पाई जान रहे हैं, एंटी पाई भी जान रहे हैं, तो द्वारा सेंट्रल मेटल एटम अथवा आयन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर लेगा ग्रहण, और ग्रहण करके कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर। तो एक चीज़ इसमें ज़रूर दिमाग में रखें कि ये करेगा क्या, सेंट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और पाई बॉन्ड को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ये बात आप दिमाग में रखेंगे कि ये सेंट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और पाई बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म। तो ये आपका अब देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये बार बार नाम आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, समन्वय मंडल, समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बहुत ज़्यादा यूजेबल वर्ड है, बहुत ज़्यादा इसका यूज होगा, बार बार ये नाम आएगा। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जब कहा जाता है तो आपको पहले डिफाइन टर्म में कोऑर्डिनेशन एंटिटी को समझाया गया है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जैसे ही कहा जाता है उसमें दो चीज़ का नाम आता है, एक नाम आता है उसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और दूसरा नाम आता है लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन और लिगेंड को कहाँ लिखा जाता है, उनको लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, उसको लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, यही है स्क्वायर ब्रैकेट, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। और टोटल चीज़ आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है वही आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कहने का क्या सेंस है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन तथा नॉन आयनिजेबल लिगेंड, नॉन आयनिजेबल लिगेंड आपको पता है कि इसके अंदर जो होगा वो चार्जेबल नहीं होता है, उस पर चार्ज नहीं रहता है, उसको आप क्या रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आपने क्या सीखा कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और आयनाइजेशन स्फीयर आप देखिएगा तो आयनाइजेशन स्फीयर कहाँ रहता है, आयनाइजेशन स्फीयर रहता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। आयनाइजेशन स्फीयर रहेगा, ये हो गया SO4, यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर हो गया। और ये कोष्टक के अंदर जो आप देख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो ऐसा आप नाम में बहुत बार देखिएगा। और साथ ही आप ये देखिएगा कि यहाँ पर कोई ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का एलिमेंट रहेगा जिसमें कि हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी मेटल है, तो आप निश्चित रूप से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नाम को आप पढ़ लेंगे। इसका आपको बहुत ही जल्द उपयोग होने वाला है। तो जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयनाइजेशन स्फीयर है। तो किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में
आपने ये देखा कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड और आयनाइजेशन स्फीयर में कोई आयन देखा, और पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप दो चीज़ देखिएगा, एक तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखें कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और एक आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या CN। ये क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम आप जान रहे हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम में जितना लिगेंड अटैच रहेगा, जितना लिगेंड लिंक्ड रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विद सेंट्रल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CN। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CN। CN इज फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऐसा वर्ड हम लोग बराबर यूज करते रहेंगे कि CN क्या है। तो CN इज द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितना भी लिगेंड अटैच रहता है उसको आप क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर सूचित किससे करते हैं? CN। अब जो आयनाइजेशन स्फीयर में रहेगा, अभी आपने एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखा और एक आयनाइजेशन स्फीयर देखा, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें जो लिगेंड का नंबर है वो रहता है सेंट्रल मेटल एटम से कंप्लीटली अटैच्ड, कंप्लीटली लिंक, तो उसको आप कहिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। नॉर्मली ये 4 और 6 होता है, ऐसे ये निश्चित नहीं कहा जाएगा कि 4 और 6 ही होगा, लेकिन आम तौर पर, सामान्य तौर पर ये 4 और 6 ही होता है, लेकिन ये आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि 4 और 6 ही होगा। ये अब आपको क्या देखना है? उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी का अभी बात कर रहे थे। इसी को आप दूसरे नाम में लीजेंसी भी कहते हैं। आप CN कहिए, लीजेंसी कहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर कहिए, सब एक ही। ये क्या चीज़? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के सेंट्रल मेटल एटम अथवा कैटायन से बॉन्डेड लिंक्ड जो लिगेंड का टोटल नंबर होता है, जो लिगेंड का टोटल नंबर होता है उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर या लीजेंसी या CN। अब इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो आपका CN होगा, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये जो आपका लीजेंसी होगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी बोले और लिगेंड के बीच जितना भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इक्वल होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इक्वल होता है। इसका सेंस क्या है? आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं? यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो CN आपका इक्वल हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज इक्वल टू द CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। और दूसरा बात आप ये दिमाग में रखिएगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है और लिगेंड के बीच में अगर पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, अभी आपने क्या सीखा कि यदि सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगा। सिग्मा बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल हुआ, लेकिन पाई बॉन्ड का इस पर कोऑर्डिनेशन नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि नॉर्मली जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह 4 और 6 होता है, लेकिन आप ये नहीं कहिएगा कि यही होगा। अब आपको इस कॉम्प्लेक्स या आयनाइजेशन स्फीयर
आयनाइजेशन स्फीयर का भी नाम लिया था, या काउंटर आयन का सल्फेट आयन आपको दिखाया गया था, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर रहता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है उसको आप कहते हैं काउंटर आयन, या नहीं तो आप उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। तो आयनाइजेशन स्फीयर में जो भी आपका मॉलिक्यूल्स या आयंस का नंबर रहेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर को इफेक्ट नहीं करता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि वह डायरेक्टली उससे बॉन्डेड नहीं रहता है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम या आयन से वह डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं रहता है, डायरेक्टली वह अटैच्ड नहीं रहता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर को भी आप बाय एग्जांपल, इसका मतलब है कि अब आपके सामने में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखा जाएगा और उसमें से अब उसके ON को, CN को, EN को लिखने सीखिएगा, उसके नाम को सीखिएगा और आपको नाम दिया जाएगा लिखने के लिए, लेकिन रूल के बाद। तो एक आपका आएगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, तो उपसहसंयोजक ये बहुलक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसमें आप क्या देखिएगा, इसमें आपको डायग्राम बना के सिखाया जाएगा, किसके किसके बीच डायग्राम आपको बनाया जाएगा। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड है, तो जो लिगेंड है ना वह 3 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल स्पेस में उसको अरेंज किया जाता है। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड का 3 डायमेंशनल डायग्राम है, जो 3 डायमेंशनल डायग्राम है उसको आप कहते हैं, वो आपका होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, उसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है, ये अरेंजिंग होगी, ये 3 डायमेंशनल अरेंजिंग ऑफ लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम, उसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो सेंट्रल मेटल एटम के ऑल अराउंड, उसके परितः जो लिगेंड का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को ही आप क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन। और अगर आपको चार्ज निकालने का गप हो, किसी कॉम्प्लेक्स आयन का या कंपाउंड का हम चार्ज निकालेंगे, तो ON का जो रूल आपने सीखा है कि किसी कंपाउंड का ON क्या होता है, तो उसमें जितना एटम है उस पर जितना चार्ज है तो सभी के चार्ज का योग। इसका मतलब किसी यौगिक में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के कुल परमाणुओं का जो आवेश होता है वो तो शून्य हो जाता है चूँकि वो कंपाउंड है, लेकिन आयन रहेगा तो क्या होगा कि उस आयन में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के कुल परमाणुओं का जो आवेश होगा उस पर उपस्थित कुल चार्ज के बराबर होगा। तो जो ON संबंधी नियम हमने सीखा है वो यहाँ पर यूज होगा। तो चार्ज निकालेंगे तो 2 चीज़ आपको देखना पड़ेगा, और जब हम लोग एग्जाम्पल लेना शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो एक एग्जाम्पल में ही आपके सारे डिफिनेशन क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी पॉइंट को आपने पढ़ा अभी तक, इससे आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न पूछता नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा जाता है। तो IUPAC नेम जब आप लिखने के लिए सीखिएगा तो टोटल जितना भी डिफिनेशन टर्म आपने पढ़ा है वो आपका एक बार क्या हो जाएगा, टोटली रिवाइज हो जाएगा उसी को समझने के क्रम में। पहले आपको इसलिए थोड़ा सा टर्म बता दिया गया कि ये वर्ड जब आए तो आपको ये नहीं लगे कि ये अननोन वर्ड है, इसको हमने कभी सुना नहीं है या हमने कभी देखा नहीं है, इसलिए ये वर्ड दिया गया। अब जब आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम को लिखिएगा तो टोटल वर्ड आपका, टोटल डिफिनेशन इसमें अटैच हो जाएगा, टोटल डिफिनेशन आपका इसमें जुड़ जाएगा और अपने से आप इसका डिफिनेशन फॉर्म कर लीजिएगा, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी। तो थोड़ा सा चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन देखिएगा तो 2 चीज़ पर केयर करना पड़ेगा, और जितना भी आपने डिफिनेशन देखा है वो बाय एग्जाम्पल जब आप उसको देखिएगा तो डिफिनेशन आपको टोटल याद हो जाएगा। डिफिनेशन आप फॉर्म कर लीजिएगा, डिफिनेशन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी निकालेंगे तो चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन और चार्ज ऑफ लिगेंड। तो
जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज़ रहता है, कौन कौन रहता है? दो चीज़, एक रहता है सेंट्रल मेटल एटम और रहता है लिगैंड। वो दोनों का जो चार्ज होता है वो हो जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज। तो कल के क्लास में आपको चिलेट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन किलेट भी किया जाता है। तो जो आपने किलेटिंग देखा था, तो उस किलेटिंग का आप बाय फिगर थोड़ा सा समझ लीजिए कि किलेटिंग का फिगर कैसा होगा। मान लीजिए कि आपने डायएथिल और डायएमीन लिया था और ये आपका हो गया, ये आपका डायएथिल डायएमीन। आप जान रहे हैं कि इसका बॉन्डिंग कंप्लीट है। बॉन्डिंग कंप्लीट होने के बाद इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी मेटल को, किसी सेंट्रल मेटल एटम को ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। तो उससे आपका क्या फॉर्म होगा? चिलेट। तो ये तो आप देख रहे हैं। अब यहाँ से अगर आपको चिलेट फॉर्म करना है तो आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो थोड़ा सा इसको एग्जांपल से देखा जाए। ये CH2 हमने कनेक्ट कर लिया, ये CH2 हमने कनेक्ट कर लिया। ये हो गया आपका NH2 डायएथिलीन डायएमीन, ये NH2। अब यहाँ भी आपका NH2 है और ये याद रखिए कि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है और ये लिगैंड जब एक ही सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा, देगा, तो यहाँ से आपका क्या फॉर्म होगा? चिलेट। मान लीजिए यहाँ पर Cu, यहाँ का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब एक ही एटम को दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को आपको क्या कहा गया था? चिलेट। तो इस चिलेटिंग को आपने कल क्या किया था? नाम सुना था, बाय फिगर नहीं देखा था। तो कल से जो हम लोगों का क्लास होगा, हम लोग एग्जाम्पल लेकर के आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और उसके बाद आपको रूल मिलेगा और लिगैंड दिया जाएगा, उसके चार्ज को दिया जाएगा। इसका मतलब कुछ चीज़ होगा याद करने के लिए, ज़्यादातर चीज़ होगा आपको समझने के लिए। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।